ये तो तुम लोग को याद होगा शायद, क्या डिप्रेसिएशन क्या होता है, व्हाट इज डिप्रेसिएशन, मतलब ह्रास क्या है, याद है किसी को? ठीक है देखो। हम्म हम्म देखो, कोई भी अगर हम लोग एसेट्स यूज करते हैं ना, सुन लो, वैसे हम बता दे रहे हैं, फिर याद रखना कि कोई भी एसेट्स अगर हम लोग यूज करते हैं, उसका उसका दाम धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यूज करने के कारण, उसका कारण तो बहुत है, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है, जब हम लोग को एसेट्स को यूज करते हैं ना, तो उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, डिक्रीज इन एसेट्स ड्यू टू यूज इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, एक सेंटेंस में याद रखना। ठीक है, कि अगर कोई एसेट्स को हम लोग यूज करते हैं तो उसका दाम धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, उसको क्या बोला जाता है, डिप्रिसिएशन। ये नहीं होता है, अगर एक हम लोग का आता है 1 या 2 मार्क्स में, तो फिर क्या लिखता है, राइट टू मेरिट्स ऑफ डिमिनिशिंग मेथड। देखो, डिप्रिसिएशन का 2 मेथड होता है, जनरली 2 मेथड होता है, वैसे होता बहुत है, लेकिन वैसे कितना मेथड होता है, 2। क्या क्या, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, सुन लो एक चीज और बता देते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड को क्या क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। सुनो, मतलब इसके अलावा भी, ठीक है, इसको 3 नाम से जाना जाता है ना। और एक होता है डिमिनिशिंग मेथड, जिसको बोलते हैं राइट डाउन वैल्यू मेथड। तो अब इसमें समझो अच्छा से कि इसका मेरिट पूछ रहा था। सबसे पहला मेरिट इसका क्या है कि सबसे पहले हम लोग को निकालने में सुविधा होता है इसको। ठीक है, इसमें कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट का हम लोग को इजीली हो जाता है इसमें। और दूसरा, इसमें कभी भी कोई भी एसेट्स का मूल्य या वैल्यू जीरो नहीं होगा कभी भी। ठीक है ना, हम लोग को डिमिनिशिंग मेथड में जीरो, स्ट्रेट लाइन मेथड में मान लो 1 लाख का कोई एसेट्स है, 10,000 रुपये प्रत्येक साल डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो 10 साल बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इसमें कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई मतलब किसी मेथड का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो हमेशा कौन मेथड लगाया जाता है, डिमिनिशिंग मेथड। फिर क्या लिखता है, देखो, रिजर्व। ठीक है ना, रिजर्व क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट से, ठीक है, हम लोग प्रॉफिट से कुछ पैसा काट के रखते हैं, ताकि फ्यूचर में कुछ ऐसा अगर कुछ घटना घटे या कुछ हो जिसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर वैसा घटना कुछ घट जाता है तो रिजर्व से उसका क्या किया जाए, पूर्ति किया जाए। यही ना होता है रिजर्व। रिजर्व और प्रोविजन में यही अंतर है। प्रोविजन में हम लोग को क्या आने में क्या मतलब, प्रोविजन में हम लोग को पता है कि आने वाला किस किस लिए हम लोग रिजर्व कर रहे हैं, और रिजर्व में हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग किस लिए रिजर्व करें, कहीं भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग आगे का आने वाला जो भी घटना है, कुछ भी है, अनिश्चित कुछ हो सकता है, लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए जो हम लोग प्रोविजन कर, मतलब एक तरह से प्रॉफिट से काट के जो पैसा रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब रिजर्व में हम लोग को मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, किस लिए हम लोग रख रहे हैं। अब प्रोविजन में हम लोग को मालूम है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग टैक्स के लिए प्रोविजन कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो हम लोग डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन कर रहे हैं, लेकिन इसमें मालूम नहीं है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिजर्व। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो प्रति जितना भी बिजनेसमैन सब है, वो सब देखना चाहेगा कि हम लोग कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना का एसेट्स है, कितना का लाइबिलिटीज है, ये सब चीज़ जानना चाहता है ना। तो वो सब जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रकार का ऐसा स्टेटमेंट है जिससे किसी भी फर्म का, ठीक है, किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस का हम लोग नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, एसेट्स, ठीक है ना, कैपिटल, फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखता है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जितना ट्रेडिंग में लिखते हैं, याद रखना, मान लो ये 2 ही पूछा है ना, जितना ट्रेडिंग में लिखता है, वेजेज, कैरिज, फ्रेट, है ना, मोटिव पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेज, ये सब सब क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, देखो सबसे पहले अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को क्या बोला जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, याद रखना। इसको क्या बोला जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। यही चीज को अगर इस तरह पूछ दिया, व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, तभी आंसर वही होगा। तो देखो, सिंगल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है, पहले चलता था इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब समझा, सिर्फ नाम से रिलेटेड अकाउंट का मतलब हिसाब किताब रखा जाता, तो कैश बुक बस, मतलब सिर्फ कैश का हिसाब किताब। अब पर्सनल अकाउंट का जो हिसाब किताब रखा जाता था उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें क्या होता था, इसमें कोई रियल अकाउंट का, ना कोई अकाउंट, ना कोई मशीन का बनता था, ना कोई प्लांट का अकाउंट बनता था, ना कोई रेंट का बनता था, ना डिस्काउंट का बनता था, कुछ नहीं। सिर्फ समझो एक तरह से डेटर, क्रेडिटर और कैश बुक। ठीक है जी, किससे कितना लेना है वो देखा जाता था, किसको कितना देना है वो देखा जाता, कितना पैसा उसका हिसाब रखा जाता था। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इजी होता था, इसमें कोई बेसिक नॉलेज का जानकारी नहीं भी रहेगा ना, कोई भी अगर कोई भी मतलब साधारण व्यक्ति भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एंट्री कर सकता है, किसी को भी बता देगा पैसा का हिसाब किताब रखना, किसको कितना लेना है, किससे देना है, आराम से। लेकिन हम लोग डबल एंट्री सिस्टम, हम लोग को जर्नल का रूल, अकाउंट का रूल मालूम रहना चाहिए, तभी बना पाएगा।
फिर क्या लिखता है देखो, स्टेट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिप्रिसिएशन में किस किस का जरूरत पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना में लिए, एस्टिमेटेड लाइफ, है ना, यही सब ना जरूरत पड़ता है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, यही सब जरूरत पड़ता है इसमें। स्टेट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, देखो सबसे पहले रिजर्व का हम लोग का 3 इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले 1 नंबर फाइनेंशियल जो हम लोग का होता है ना, फाइनेंशियल स्थिति उसको सबसे पहले हम लोग का अच्छा करता है। दूसरा, फ्यूचर में जितना हम लोग को लॉस होने वाला है या तो किसी प्रकार का अप्रिय घटना घटने वाला बिजनेस के साथ जो उसको खाना पूर्ति करना है हम लोग को, तो उसमें हम लोग को रिजर्व सहायता करता है, ठीक है। तीसरा क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड जब हम लोग बांटेंगे ना उसमें हम लोग को हेल्प करेगा ये कौन, रिजर्व, ठीक है। आगे समझ में इतना, आगे लिखते हैं। अभी बताए थे ना प्रोविजन और रिजर्व में ये अंतर है। प्रोविजन क्या होता है हम लोग का दिक्कत, ठीक है, जो हम लोग को मालूम रहता है आने वाला जो भी घटना है या किसी खास मकसद या किसी एसेट्स में जो हम लोग प्रोविजन करके रखते हैं ना, उसके लिए प्रबंध करके उसमें जो लॉस होने वाला है या किसी तरह का डिप्रिसिएशन होने वाला है उसके लिए जो भी हम लोग रिजर्व करके रखते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रोविजन। मतलब इसमें हम लोग को मालूम है कि आगे आने वाला किस लिए हम लोग रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। प्रोविजन और रिजर्व में ही अंतर है। जैसे इसमें एग्जाम्पल बताते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर और कंटीजेंसी रिजर्व, मतलब कोई भी चीज तरह का है ना इसमें रिजर्व, मतलब मालूम रहेगा हम लोग किस एसेट्स के लिए बना रहे हैं, किस मकसद से बना रहे हैं, किस लिए रिजर्व कर रहे हैं, आने वाला क्या होने वाला जिसलिए हम लोग रिजर्व कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रोविजन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, सुनो, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट, अगर एक या 2 मार्क्स में आता है तो सीधा सीधे लिखना है कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए, ठीक है, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं, जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए। इसमें जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को लिखते हैं, डायरेक्ट इनकम अगर ज़्यादा है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। इसका फॉर्मेट यूट्यूब में भी डाला हुआ, जाकर देख लेना, फॉर्मेट भी पूछा है, ठीक है, फॉर्मेट पूछेगा, फॉर्मेट है डाला हुआ। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बताओ जो पीएल में जितना लिखते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, है ना, इंश्योरेंस, और क्या हो सकता है, बहुत सारा होता है, बेड डेप्ट, ये सब जितना प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं ना उसको क्या बोलते हैं। यहाँ 3 ही पूछा है ना, 5 10 ठो भी लिख सकता है, लेकिन जितना पूछेगा उतने लिखना, ज़्यादा वहाँ ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे में देखता है लिखता है क्या, एक शायद ग्रुप सी में लिखता है ना, किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए, सब नहीं लिख देना, वहाँ पर लास्ट में लिखता है ना कि 3 ही प्रश्नों का उत्तर दिए, बहुत को नहीं देखेगा पूरा लिख देगा। फिर क्या लिखता है, स्टेट 3 नीड्स ऑफ, देखो डिप्रिसिएशन क्यों निकाला जाता है, सबसे पहले हम लोग का नेट प्रॉफिट मतलब एक्चुअल नेट प्रॉफिट जानने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मान लो हम लोग डिप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, कोई भी मशीन है उसका एक लाइफ है, फिर तो बाद में हमको उसको लगाना पड़ेगा ना मशीन में, बिजनेस में, तो उसका भी कॉस्ट उसमें जोड़ता है। यही नहीं कि चलो दोस्त का गाड़ी है पेट्रोल भराएंगे चल देंगे, ठीक है ना, मोबिल भी है, टायर भी घिस रहा है, आज नहीं तो कल टायर तो लगेगा ना, 10,000 20,000 का जितना भी लगेगा बड़ा, ठीक है। अरे इसमें नहीं, मान के चलो 4 व्हीलर में होता है ना कि चलो हमको गाड़ी दे दो, थोड़ा पेट्रोल भरा के पेट्रोल से लेके चले जाता, मोबिल है उसको साल भर में चेंज होता है, 4,000 का होता है ना, तो उससे जो अगर मान लो बिजनेस मकसद से करेगा तो सब ना जोड़ेगा वो, तो बिजनेस के लिए इसलिए लिखा था सबसे पहले एक्चुअल नेट प्रॉफिट जानने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या होता है हम लोग को, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, कि अभी बिजनेस का मान लो बिल्डिंग 10 लाख का हम बनाए, उसमें 10 लाख का अभी कितना है, डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तब ना पता चलेगा अभी कितना है, तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। कभी भी रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, अगर कोई एसेट्स हम लोग बदलते हैं तो पुराना एसेट्स का दाम कितना है रिप्लेसमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, तो पहला चीज तुम लोग को बता दिए थे कि प्रोविजन किसके लिए बनाया जाता है, प्रोविजन निश्चित, ठीक है, निश्चित मतलब कोई मतलब फिक्स लाइबिलिटीज के लिए हम लोग बनाते हैं, जबकि हाँ भाई, और रिजर्व क्या होता है, अननोन लाइबिलिटीज के लिए, इसका पता नहीं हम लोग का, तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, हम लोग रिजर्व को डिविडेंड के रूप में भी कभी बांट सकते हैं इससे, लेकिन इसको नहीं बांट सकते हैं। ये क्यों बनाते हैं, कोई खास मकसद के लिए बनाते हैं, उसी के लिए वो यूज हो सकता है, ठीक है। इसको बैलेंस शीट में क्या करते हैं हम लोग, एसेट्स में से माइनस करके दिखाते हैं, जबकि रिजर्व को लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, रिजर्व को कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड। उसके बाद देखो, स्टेट 3 कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का 3 कारण बताओ, तो सबसे पहले यूज, कंसिस्टेंट यूज करते हैं, लगातार कोई भी यूज करते तो घिसना ही है वो चीज़, सामान तो खराब होगा ही।
दूसरा एक्सपायरी ऑफ टाइम, मान लो कोई ऐसा सामान है जिसका एक एक्सपायरी डेट है, तो उसके बाद उसका कोई वैल्यू, जैसे भी गाड़ी का है ना, 15 साल तक तुम कितना अच्छा से रखो, एक रजिस्ट्रेशन 15 साल तक ही रहेगा, 15 साल के बाद 16वां साल में फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत कम ना। ठीक है, तो एक्सपायरी ऑफ टाइम। और तीसरा ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब जो सामान का चलन खत्म हो गया है, जो सामान का चलन खराब, तुम बता पुराना मॉडल का अभी कुछ खरीदने बोलेंगे तो नहीं खरीदेगा। ठीक है, कोई चीज़ नहीं, अभी कीपैड वाला मोबाइल बोलेगा इतना तो दूसरा ही हो जाएगा, कौन लेगा। गाड़ी सेल्फ स्टार्ट अच्छा हो सकता है आने वाला समय में क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिक वाला लेंगे। अभी बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे, खराब है, ऐसे है वैसे है, भविष्य में फिर वही चलेगा, पेट्रोल नहीं चलने लगेगा। ठीक है, तो उसके कारण डिप्रिसिएशन होता है, फिर हम लोग का गाड़ी का कौन पूछेगा ये सब जो है सब पेट्रोल वाला। फिर क्या लिखता है, व्हाट इज सेक्रेट रिजर्व, तो इसका एक ही सेंटेंस है, ऐसा रिजर्व जिसको हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेट रिजर्व। व्हाट आर द फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स क्या होता है, ऐसा एसेट जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, नॉट फॉर रीसेल, हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, और जिसका बिजनेस में हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग होती रहता है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मोस्टली 3 साल से ज़्यादा, ये सब एसेट्स हम लोग के लिए क्या कहलाता है, फिक्स एसेट्स। एक नहीं लिखे हैं, बता देते हैं, करंट एसेट्स, जो हम लोग विद इन 1 ईयर, 1 साल के लिए खरीदते हैं, जिसको हम लोग कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। और वो हमेशा क्या होते रहता है, फ्लैक्चुएट होते रहता है, कभी घटेगा, जैसे कैश, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो ये सब लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट है, सब याद करना थोड़ा बहुत क्या। अब निकालो रीवैल्यूएशन अकाउंट।